आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त मुंबई में हमारी मौजूदगी है जहां पर सियासत एक अलग तरीके से परवान ले रही है। पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हुआ है कि दो बड़े महागठबंधन जिनमें तीन बड़ी पार्टियां और उनके पीछे 4-5 छोटी पार्टियां और उससे भी ज्यादा बगावत के लिए अलग अलग हिस्सों में उतरते हुए लोग, दोनों ही पार्टियों की, दोनों ही गठबंधन की मुश्किलें यहां पर बढ़ी हुई हैं। लेकिन सियासत जोरों पर है, दावे हैं, वायदे हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता को तय करना है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको सुलझाने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूदगी है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, चरण सिंह सापरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना से आपका गहरा नाता रहा, सामना के आप संपादक रहे। चरण सिंह सापरा जी, और आपको बताते चले कि आपकी ओर से अब राष्ट्रीय पटल पर जो कांग्रेस पार्टी को लेकर छवि बनाई गई है, तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मुश्किलें बड़ी हैं इस बार राह में आप लोगों के लिए, क्या है मुद्दा जिस पर आप लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, 1972 से ये सिवड़ी सी लिंक बनना था, नावा शेवा सागरी लिंक 1972 में था। 1992 में उस पर कमेटी बनी, लेकिन वो बन नहीं पाया। आज अटल सेतु के रूप में वो साकार हो रहा है। 1970 के दशक की परियोजना मुंबई की जो है वो कोस्टल रोड था। 1970 के दशक की परियोजना साकार कब हुई? मेट्रो कब की परियोजना है? और मेट्रो की परियोजना के 2 चरण जब श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई तो मेट्रो का काम रुक गया, कोस्टल रोड का काम रुक गया। तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने आज मुंबई का जो कायाकल्प दिखाई देता है वो इसने किया। इसी तरह से जो है किसानों को 12,000 रुपए उनके खातों में, 6,000 प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है और 6,000 राज्य की तरफ से। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण में लाडली बहन योजना का लाभ, किसानों के लिए जो है उनको मुफ्त बिजली का जो है व्यवस्था, 1 लाख लोगों को जो है पुलिस बल में पिछले 2.5 वर्ष में जो है समाहित करने का काम हुआ। 1 लाख लोगों को जो है वो 10,000 रुपए प्रति माह उनको जो है अप्रेंटिसशिप के रूप में, प्रोबेशन के रूप में मिलने की योजना, यानी हर क्षेत्र में काम किया गया है। और आप जो है चरण जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कृपा करके इनसे पूछ लें कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय की 2 योजनाएं बता दें। विधान परिषद के आप पूर्व सदस्य रहे हैं चरण सिंह सापरा जी, मेरा ये सवाल है कि बीजेपी की ओर से सवाल उछाले जा रहे हैं कि आप लोग क्या कामयाबी गिनाएंगे, और बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 2019 विधानसभा के वक्त कांग्रेस पार्टी कहां चौथे नंबर की पार्टी थी, लोकसभा में आते आते आपके सहयोगियों ने आपको पहले नंबर की पार्टी बना दिया है। तो इस बार जोश के साथ चुनावी मैदान में है? बिल्कुल जोश के साथ मैदान में है। और जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे, ये अपने काम गिना रहे थे, लेकिन इनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जितने भी काम इन्होंने गिनाए हैं उसकी सारी प्लानिंग जो है और उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ वो हमारी जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय स्टार्ट हुआ। उससे भी पहले, जब मुझे याद है कि आदरणीय विलासराव देशमुख जी मुख्यमंत्री थे, या आदरणीय सुशील कुमार शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, या अशोक राव जी थे जो आजकल इनके साथ हैं, उस समय की जो प्लानिंग हुई थी उसके फीते काट काट के ये इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। ये पहली बात। ये महायुति सरकार जो है, इसको मैं महाझूठी सरकार कहता हूं। अभी आपके सामने शरेआम झूठ बोल रहे हैं, मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूं। इसी तरह से करा क्या इन्होंने, हमारे 8 लाख करोड़ के उद्योग जो हैं, जो महाराष्ट्र में और मुंबई में आने वाले थे, भेज दिए गुजरात। वेदांता फॉक्सकॉन, इसी तरह से ड्रग्स पार्क, टाटा एयरबस का 295 का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 दिन पहले करा है। ऐसे 17 प्रोजेक्ट 8 लाख करोड़ के महाराष्ट्र मुंबई से बाहर जाते हैं। 5 लाख युवाओं की नौकरी को ये खा गए। अब वो 5 लाख युवा नौकरी के बिना है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर 65 से लेकर 70 लाख युवा हैं जो आज बेरोजगार हैं। तो महाझूठी सरकार इसलिए कहता हूं कि इन्होंने युवाओं से झूठ बोला कि हम रोजगार देंगे, महिलाओं से झूठ बोल रहे हैं। लाडली बहन की योजना इन्होंने की है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन उसी बहन की जीवन आवश्यक वस्तुएं कितनी महंगी हो गई हैं। 50%, 100% रेट जीवन आवश्यक वस्तुओं के बढ़ गए। घर में जो दाल चावल आटा जो आ रहा है वो बढ़ गया। अरे उसी योजना के बलबूते तो ये लोग मध्य प्रदेश में आप देखिए किस तरह का कमाल किया इन्होंने। नहीं, मध्य प्रदेश ठीक है कमाल किया होगा, लेकिन यहां की बहना ये भी जानती है
कि इन लोगों ने एक तरफ महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई और महिला की बात करते हैं, ये तो जो बदलापुर के मॉलेस्टेशन केस के अंदर जो वहां के उस स्कूल के जो संचालक हैं उसको बचाने के लिए गए हैं। बोलिए उसी तरह से हाँ। नहीं, मैं और बताता हूं। उसी तरह से जो शक्ति क्रिमिनल एक्ट है वो बिल महाविकास आघाड़ी ने पास करके भेजा था महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अब महिलाओं के सशक्तिकरण का बिल 10 साल से वहां पर पड़ा हुआ है। भाई क्यों, भाई ये क्यों नहीं पास करा रहे राष्ट्रपति के पास से? तो ये महिला सशक्तिकरण की कहां बात कर रहे हैं? ये लाड़की बहन के नाम से लाड़की बहनों की वोट 1,500 रुपए से खरीदना चाहते हैं। क्या वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं की, पहला आरोप। और दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि महाराष्ट्र मुंबई के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे आपने यहां से दूसरे राज्यों को उसको ट्रांसफर करके यहां के युवाओं को छलने का काम किया है। देखिए, पहले इनका झूठ मैं एक्सपोज करता हूं। उन्होंने कहा कि जो है मैंने तो पहले ही बताया कि प्लानिंग इनकी 1972 की थी, लेकिन कोस्टल रोड का जो शिलान्यास है वो देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में हुआ और पूरा भी देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में हुआ। अटल सेतु की भी यही स्थिति है। मेट्रो की योजना सिर्फ फेज 1 इन्होंने चालू किया, ये निश्चित है। 2, 3 रुका था कि नहीं ऐड के नाम पे। और मैंने इनसे पूछा उद्धव ठाकरे सरकार की योजना बता दीजिए, एक योजना आपको बताई हो तो बता दीजिए मुझे 2 वर्षों में। अब ये कैसे झूठ बोलते हैं देखिए आप। इन्होंने कहा एयर बस की योजना जो है महाराष्ट्र गुजरात चली गई। एयर बस की योजना जो है नागपुर में 2016 में लाने के लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रयास किया। 2021 में 2019 से 22 के बीच में जब इनकी सरकार थी, बारंबार एयर बस के लोगों ने प्रयास करने के बाद भी उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और वो रिस्पॉन्स ना करने के कारण जब आप माहौल किसी को उद्योग लगाने का नहीं देंगे, और स्वयं अपोजिशन लीडर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस जी ने एयर बस वालों से बात की और तत्कालीन उद्योग मंत्री से भी बात की, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार चूंकि नागपुर में योजना थी और नागपुर से विशेष जो है द्वेष का भाव होने के कारण इन्होंने उस योजना के लिए जो लैंड अवेलेबल कराना था, बाकी जो इनको जो है जो लाल फीताशाही से मुक्ति देनी थी वो मुक्ति नहीं दी। और 2021 में और 2021 में वो योजना चली गई। तब उद्धव ठाकरे चुप क्यों रहे? क्या कारण था? इसका उत्तर द्वेष है इनको। हाँ, है ना द्वेष। विदर्भ के साथ जो है लगातार सौतेला व्यवहार। आप पूरे कार्यकाल में कांग्रेस के 60 वर्षों 50-55 वर्षों के कार्यकाल में विदर्भ के साथ, और विदर्भ में जो है हमेशा जो है वहां विकास की योजनाओं के लिए जितना फंड आवंटित होना चाहिए था वो नहीं हुआ, ये सच्चाई है। और समृद्धि महामार्ग कब बना? जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। ठीक है साबरे साहब, आप उनके सवालों का भी जवाब दीजिए। सवाल ये भी है, देखिए अभी हाल ही में हरियाणा के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और उसके बाद वहां के चुनावी नतीजे आपके कैसे खिलाफ गए, वो भी तब जब पूरे देश में इस तरह का माहौल था कि हरियाणा तो 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। क्या आप लोगों ने सबक लिया वहां से जो महाराष्ट्र में अब कांग्रेस या उसका गठबंधन दोहराने नहीं जा रहा है? देखिए, इन्होंने इतनी सारी बातें की। आपको बता दूं कि कोस्टल रोड का प्रोजेक्ट जो है वो महानगर पालिका की संकल्पना थी इनिशियली। अब आगे बढ़ता हूं कि ड्रग्स पार्क क्यों गया भाई महाराष्ट्र से? क्यों वो डायमंड ब्रोस गया मुंबई से? क्यों इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यहां पर मुंबई को दिया था, क्यों नरेंद्र मोदी जी ले गए उसको गुजरात में? तो महाराष्ट्र की अस्मिता से इन्होंने खेला है, महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला नहीं खड़ा कर पाए, उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी पैसे खाने का काम किया है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को नहीं ये खड़ा कर सकते हैं, जब ये जल पूजन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री आकर के जल पूजन करते हैं मुंबई में, और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला 10 सालों में खड़ा नहीं होता। इंदू मिल के अंदर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक बनना है, 10 वर्षों से ये बना रहे हैं, क्यों नहीं बनता है? हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ नहीं है, लेकिन गुजरात के अंदर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 4 सालों में लग सकती है, तो मुंबई के अंदर यह स्मारक जो है बाबा साहब अंबेडकर की, और जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जल पूजन किया हुआ जो पुतला है, जो स्टैचू है, जो स्मारक है, वो क्यों नहीं बनी है? ये आपका जो है ये महाराष्ट्र द्रोह इसमें नजर आता है। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का नाम इन्होंने लिया। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर दिवंगत हुए दिल्ली में, और नेहरू जी को उनका इतना द्वेष था कि उनके पार्थिव को मुंबई तत्काल भिजवा दिया गया कि उनको समाधि का स्थल है। और इंदू मिल की बात कर रहे हैं। इंदू मिल आप 10 वर्षों के शासनकाल में 4 से 14 के बीच में इंदू मिल का हस्तांतरण नहीं कर पाए। पंचतीर्थ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के
कारण संभव हो सका। और इतना ही नहीं, शिवाजी की बात करते, शिवाजी की मूर्ति तो हमने कश्मीर में भी लगा दी, कश्मीर में भी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगी, मुंबई में नहीं लगा पाए। और इतना ही नहीं, इनकी स्थिति ये थी कि यूनियन जैक जो है, इंडियन नेवी के फ्लैग पर यूनियन जैक था, क्योंकि अंग्रेजियत इनकी गई नहीं थी, उस पर भी छत्रपति शिवाजी की नौसेना का जो उस समय का जो उसका ध्वज का जो चिन्ह था वो हमने लगाने का काम किया। तो हम तो छत्रपति शिवाजी की संकल्पना के आधार पर हिंदवी स्वराज की संस्थापना के स्वप्न को साकार कर रहे हैं। इनका क्या रहा भाई, इन्होंने छत्रपति शिवाजी के लगातार सागर में जो है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगेगी, वो पत्थर का खड़क जो है ये खोज नहीं पाए 2004 से 14 में। इनकी स्थिति ये रही। और हिंदू मिल तो कितना पुराना मामला था, और तब का महाराष्ट्र का अपमान नहीं हुआ, लेकिन सरदार पटेल के प्रति इनके मन की नफरत बार बार हुआ। हिंदवी स्वराज के प्रणेता, उनका पुतला आप खड़ा नहीं कर पाए और इतनी सारी बातें कह रहे। एक मैं आपकी बात में पुतला लगा दिया। मैं छोटे में उत्तर दे देता हूं। इनकी आदत क्या पता है भारतीय जनता पार्टी की, कि गाड़ी इनको चलानी है, ड्राइविंग सीट पर इनको बैठना है, लेकिन देखना रेयर व्यू मिरर में, सामने नहीं मिरर भी देखना पीछे की बातें करेंगे। रेयर व्यू मिरर में देख करके जब आप काम करोगे गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। ये एक्सीडेंट हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, और ये महाराष्ट्र की जनता जानती है, इसीलिए आपको लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने खदेड़ा है। आप 28 सीटें लड़े, उसमें से 9 जीत करके आए हो। ये महाराष्ट्र की जनता ने आपको बता दिया कि हम कहां पे आप खड़े हैं। तो आपके लिए अच्छा, हम जब 43 जीत रहे थे तो इनको खदेड़ा नहीं था, 1 सीट इनकी थी, एक बार जो है 14 पीछे जीते हुए। फिर अहंकार है, यही अहंकार इनका चूर होगा, यही अहंकार महाराष्ट्र की जनता इनका चूर 13 सीटें शांत नहीं बैठेगी। अभी ये 1 सीट हमारे पास और आई पर भी अहंकार में नहीं आए, हम तो 41 में भी अहंकार पे नहीं आए, ये 13 में 13 मेरा कर डाल रहे हैं। ऐसी इनकी स्थिति है। और 13 आने के बाद इन्होंने श्रीमान उद्धव ठाकरे की जो दुर्गति की है, वो तो प्रश्न आपके मन में भी है, अकेला मेरा प्रश्न नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न भी आप इनको बताएंगे? नहीं, पूछिए, उन्होंने पूछा कि नहीं पूछा? पहला प्रश्न आपका था कि नहीं था? बीजेपी सिखाएगी कि एंकर ने क्या पूछना है? एंकर ने पहला प्रश्न ही वही किया, संकट यही है आपका। लेकिन मैंने आपसे प्रेम शुक्ला जी सवाल ये पूछा कि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन इनके मुकाबले खराब प्रदर्शन करता है, तो आप लोगों ने उससे क्या सबक सीखा है? 2 लाख वोटों का अंतर है, 2 करोड़ 50 लाख वोट इनको मिले, इनके अलायंस को, 2 करोड़ 48 लाख वोट हमको मिले। सिर्फ 2 लाख वोट आगे होने पर सीटों की संख्या सिर्फ थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन निश्चित भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट पर अपनी सरकार केंद्र के दिल्ली की गवाही अटल जी की, गवाही है ना, इसीलिए एक वोट की कीमत पता है ना? नहीं, ऐसी व्यवस्था हमने निश्चित की है। और आप देखेंगी कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने के बाद फिर ईवीएम चिल्लाएंगे। अब मैं बोलूं? अभी से पूछ लीजिए। हाँ, सापरे साहब, अभी सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा। देखिए, ईवीएम को लेकर या फिर हरियाणा में जब देखा कि अब पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि इतना स्लो काउंटिंग क्यों हो रही है, कुछ वहां पे दिक्कत है। अगर बीजेपी जीत रही है तो इतने सारे सवाल जनता के मन में डालो कि वो बेईमानी करके जीत रही है, और अगर यूपीए या कांग्रेस जीत रही है या इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है तो वो तो भैया जनता जिता रही है। अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं चलेगा ना सापरा साहब। देखिए, 28 में से 9 सीटें आए, स्ट्राइक रेट जो है वो 50% से भी कम है, और कहते थोड़ी सी सीटें हमारी कम हो गई है। ये हाल है इनका। और ये और अब कितनी कम होगी वो जनता इनको, महाराष्ट्र की जनता बताएगी। जिस तरह से महाराष्ट्र का द्रोह चल रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र की अस्मिता पर ठेस पहुंचा रहे हैं, ये जनता बताएगी। अब मैं आता हूं हरियाणा पे, आ रहा हूं, शांति रखिए ना, आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है, हरियाणा के अंदर अगर कोई चीजें हमें नजर आई हैं कि कहीं पर लोकल लोग कंप्लेन कर रहे हैं, उम्मीदवार कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई यहां पर ये गड़बड़ी नजर आ रही है, तो लोकतंत्र के अंदर हमारा दायित्व है। अगर हमारे कोई उम्मीदवार कह रहे हैं कि जिस मशीन के अंदर 99% बैटरी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा जा रहे हैं, 60% जिसमें बैटरी है उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? हमने अपना दायित्व निभाया। हमने लोकतंत्र की प्रणाली में हमें इजाजत है, हमने इलेक्शन कमीशन के पास डेलीगेशन लेके गए, हमने लिखा, हमने कंप्लेन करी, हम जनता की अदालत में भी हमने बोला है। अब ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अपने निष्कर्ष होते हैं, तो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो आप नहीं खींच सकते। देखिए साहब, हम तीनों लोगों के पास मोबाइल है, हो सकता है किसी का 50% चार्ज हो, किसी का 99 हो। अब इसको लेकर हम इस तरह का माहौल बनाए कि नहीं बीजेपी बेईमानी से जीत रही है। सापरा साहब, ये ठीक है क्या? लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर जो हमें अधिकार, सुबह तो कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां बट रही थी, और जैसे ही रिजल्ट चेंज हुए उसके बाद सवाल खड़े होने लगे। रिस्पेक्ट, लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर ना तो आप हमारे अधिकार छीन सकते, ना भारतीय जनता पार्टी हमारा अधिकार छीन सकती है। लोकसभा के अंदर ये हमारे माइक बंद कर सकते हैं, ये हमारे माइक यहां पर टीवी चैनलों पर
बंद कर सकते हैं। कहाँ बंद हो रहा है साहब? मैं आपके ऊपर ये तो गलत इल्जाम है, ये तो आपके बिल्कुल ऊपर गलत एलिगेशन इल्जाम लगा है। रहा हूं। बिल्कुल कोई लेकिन आपका ये माइक बंद सत्ता नहीं बल, है। धन बल और बाहुबल का जो पुरजोर उपयोग कर रहे हैं ना, ये जनता इनको अरे महाराष्ट्र में बात भी बताएगी। ऐसे बोलिए कि जनता कम से कम भरोसा कर ले। कहाँ माइक बंद हो रहा है आपका? नहीं, हमारे यहाँ सामने इतने नहीं, सारे लोग मौजूद यहाँ हैं। नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। कई बार हुआ है नहीं, इसलिए संसद बताया। भवन में तो कई बार होता है प्रेम शुक्ला जी, जो वो और आरोप इस लगा पर रहे जो है हैं। कि आप सुप्रीम लोग कोर्ट विपक्ष की आवाज नहीं सुनना सुप्रीम चाहते हैं। कोर्ट सर्टिफाइड झूठे कैसे झूठ बोलते हैं? लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्टता जो अपने चेयर से की है कि वहां के माइक का कंट्रोल लोकसभा स्पीकर के पास नहीं होता। लोकसभा स्पीकर जो बोलने, जिसका समय होता बोलने का, उसी का माइक ऑन होता है। अब ये अपना समय इनका नहीं होगा, दूसरे के बीच में हंगामा करेंगे तो माइक नहीं चलेगा। ये अब तो मैं लोकसभा का जो- नियम है। हाँ। और ये नियम कोई जो है हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। ये नियम जो है नेहरू जी के कार्यकाल से संसद की कार्यप्रणाली के संचालित फिर होने की rear view नियमावली mirror कब से है? भाई 52 से है ना। फिर rear view mirror में। पहला संसद जो हमने एक लोकतंत्र के रूप में, और एक बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने का कुकर्म इंदिरा गांधी ने किया, आपातकाल किसने लगाया? भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल नहीं लगाया। 90 से अधिक सरकारें जिनको विधानसभा में बहुमत थी, उनको बर्खास्त करने का कुकर्म इन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सरकार नहीं बर्खास्त अब मुझे की। थोड़ी तो हम इजाजत जो है। है हाँ। Rear view mirror लोकतंत्र में को फिर मैं पूरी भी तरह जाना से चाहूंगा। परिपक्व करने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। ठीक है। लोकतंत्र का Rear- बार बार rear अपहरण view- करने का हाँ, काम मैं जवाब इनकी देती तरफ हूँ। से हुआ ठीक है। है, बोलिए साहब। रेयर व्यू मिरर में थोड़ा मैं भी जाना चाहूंगा कि किस तरह से ये लोकतंत्र की बात करते हैं, एजेंसियों का किस तरह से गैर वापर इन्होंने किया है, सारी जनता ने देखा है ना। ये वॉशिंग मशीन के अंदर कमल डिटर्जेंट से आपातकाल, अभी भाग बीच रहे में हैं। अभी बीच में तो मत भाग रहे बोलिए, हैं। अभी बीच में मत आपातकाल। बोलिए ना मैं आता हूं। आपातकाल अरे अब नब्बे सरकार की मैं बात है, ठीक है, आपके उनको आपके बोलने काल दीजिए। पर ही आ रहा हूं, बिल्कुल चिंता नहीं मत बोलेंगे, करो। लिख कर देता हूं, नहीं भाजपा के काल पर ही आ रहा हूं। हाँ, बोलिए बोलिए। जिस तरह से लोकतंत्र में हत्या हुई है, वॉशिंग मशीन में एक एक को धो धो कर निकालते हैं। अजीत पवार को भोपाल के अंदर खड़े होकर कहते हो कि 70,000 करोड़ का घपला किया है नेचुरल करप्ट पार्टी, और फिर चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह। 48 घंटे के बाद में वो कैबिनेट में, और क्या दिया? अर्थ मंत्रालय। यानी जिसको आप कहते हो 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जिसको आप कहते हो कि चक्की पीसेंगे, 48 घंटे में आप उनको देश की अर्थव्यवस्था की चाबी दे देते हो। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और इतना ही नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा देखो, पानी चोर ये कहते लोकतंत्र में सवाल थे। नहीं एक आएगा, मिनट, देख लेना, एक मिनट, जवाब नहीं अब मैं आएगा। रेयर व्यू लिख मिरर के में देता गया। जवाब नहीं आएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा पानी लिख कर चोर, देता हूं, क्या जवाब बने नहीं आएगा। मुख्यमंत्री? नारायण राणे को क्या बोलते थे? सबसे भ्रष्ट मंत्री यहां का, महाराष्ट्र का। क्या बनाया? मंत्री वहां बना दिया। अशोक चौहान को क्या बनाया? राज्यसभा सदस्य बनाया। ऐसे अनेक, मतलब इनकी वॉशिंग मशीन में कमल डिटर्जेंट से हर कोई धुल के निकल जाता है। तो ये एजेंसियों का गैर वापर नहीं है? ठीक है। क्यों नहीं एजेंसियां जो है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कभी इन्होंने कोई रेड मारी है? सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई नोटिस आपातकाल गया पर है? आए आपको केवल विपक्ष के नेता दिखाई देते आपातकाल हैं, पर जवाब चुन-चुन आएगा। कर नहीं नहीं, हमला मेरा करने सवाल के ये लिए। है, आपातकाल पर जवाब है। अरे ये आपातकाल से ज्यादा आपातकाल लगा हुआ नहीं है। आएगा। अभी जो बोल रहे हैं, आपातकाल से देखिए ज्यादा, बीच में इनकी व्यग्रता आपातकाल दिख से रही है। ज्यादा ये आपातकाल बिल्कुल अभी आया आपातकाल, हुआ है। आपातकाल ये पर जवाब नहीं घोषित आया। इमरजेंसी नरेंद्र ये मोदी क्या के तरीका कार्यकाल है, में, चित्रा देवेंद्र जी? फडणवीस के कार्यकाल में ये लगी हुई है। सबकी समझ अजित नहीं पवार पे, बोलेंगे। अजित पवार पे भी थोड़ा इसी मंच पर नहीं अभी नहीं, मैं बोल सब कर पर गए आता हैं हूं, वो। लेकिन हाँ। आपातकाल पर आपको जवाब मिला? अजीत पवार पर आइए ना। लोकतंत्र पर आपको जवाब मिला? अजीत आया, पवार- मिला क्या जवाब? लोकतंत्र पे मैंने एजेंसियों का बताया, एजेंसियों अब का एजेंसियों गैर पर वापर आता किस हूं, तरह अब से कर एजेंसियों रहे पर हो। आता हूं मैं। अब एजेंसियां आता जो हूं है वो एजेंसियों आपकी पे। पिट्ठू ठीक है, बनी हुई आता हूं, है। बोलिए, ये मैंने बोलिए। बताया ना। अब भ्रष्टाचार पर कौन बोल रहा है? वो आरोप लगा रहे हैं आपके पास अपोजिशन ऐसी लीडर वॉशिंग मशीन है इस देश का जिसमें आकर सभी साफ नहीं, सुथरे मैं होकर वही बाहर पूछना निकलते चाहता हूं, हैं। इनके पास कीचड़ का कौन सा तालाब है जिसमें इनका जो अपोजिशन लीडर है वो 400 की केस में बेल पर है? राहुल गांधी 420 अच्छा, केस अजीत में पवार बेल पर है भ्रष्टाचारी कि नहीं है? थे? नहीं, मेरा सवाल, हेमंता बिस्वा आप जब बीच में पानी बोल रहे हैं। जब चित्रा पानी जी, चोर ये क्या कह रहे थे तरीका तब है? नहीं थे? ये आपातकाल है कि नहीं है? जब पानी ये चोर देखिए कह रहे इनका थे दशा देखिए, तब वो ये भ्रष्टाचारी दादागिरी नहीं थे। देखिए, नहीं, ये मैं तो गुंडाई सवाल पूछ देखिए, रहा हूं। नहीं, ये देख कोई लीजिए बात गुंडाई, गुंडाई गुंडाई मत देख होइए, लीजिए, उत्तेजित देख मत लीजिए, होइए। उत्तेजित आप नहीं, नहीं, ठीक है, बोलिए। उत्तेजित ये मैं तो आपके बीच में बोल नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गुंडे जो है वो आपकी सत्ता में नाच रहे खुलेआम। मैं बता रहा हूं ना, 420 की केस में बेल आप पे गुंडई कौन है? पे आ जाओ। अपोजिशन लीडर, हाँ। अपोजिशन लीडर श्रीमान राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर है। इनके सिद्धारमैया मुदा के घोटाले में किस तरह से उन्होंने घोटाला किया सबके सामने है। इनके डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम किस तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई अच्छा, इसमें से कोई वॉशिंग मशीन में जाएंगे फ्यूचर में? अरे भाई आपका यही तो आप अजीत पवार के समय कहते थे। यही आप अजीत पवार के समय कहते थे, यही हेमंता बिस्वा के समय कहते थे, यही नारायण राणे के
समय में कहते थे। मैं सड़क पर नहीं खड़ा हूं, मैं मछली बाजार में नहीं आया हूं। ठीक है ठीक है, मैं एबीपी न्यूज पर आया हूं, मछली बाजार नहीं है। भाई एक सवाल इनकी पूछा व्यग्रता मैंने, बता रही है, इनकी व्यग्रता बता रही है, इनके पास उत्तर किसी का नहीं है। ठीक है, सवाल मुझे बताइए पूछा। ना, कीचड़ अपने बारे में कांग्रेस का बोलेंगे कीचड़ का कौन सा वो कुंड है कि उसमें से सिर्फ जो है ऐसे लोग निकलते जिनको नहलाना पड़ता है। अच्छा एक मिनट, अभी कौन सा महाराष्ट्र पे कीचड़ आता का हूं, कुंड है महाराष्ट्र पे बताइए आ ना। जाता हूं, महाराष्ट्र पे आता हूं। ये कौन से कीचड़ के कुंड से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया था? बिल्कुल, उसमें उसको दंड भ्रष्टाचार दिया हुआ और हाँ? स्वयं और मोदी 40% जी ने भी उसके लिए कमीशन क्षमा खोरी मांगी। महाराष्ट्र के अंदर कॉन्ट्रैक्टरों से आपकी हमारी सरकार कर रही ईमानदारी है। है कि वो स्वयं कॉन्ट्रैक्टरों को प्रधानमंत्री पेमेंट भी और नहीं दंडित मिली है। करने की बात 40,000 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टरों का बाकी है, आपको बता दूं। वो भी बेचारे बैठे थे धरने पर, उनसे 40% कमीशन ले ठीक है, लिए। लेकिन प्रेम कमीशन शुक्ला खोरी जी, की मैं फिर से सरकार, उसी धोखे की सवाल पर सरकार आती है ये। हूं। ठीक है सापरा साहब, प्रेम शुक्ला जी, मैं फिर से उसी सवाल जी। पे आती हूँ। देखिए नवाब मलिक वो आपकी सहयोगी पार्टी से बिल्कुल हम चुनावी उनके मैदान विरुद्ध में हैं, हैं। बहुत स्पष्टता से। आप उनको वहां अंडरवर्ल्ड का शिवसेना आदमी का बताते प्रत्याशी, थे। वहां से अब आप हमारा उनके लिए प्रचार तो नहीं हमारे करेंगे, लेकिन दांव गठबंधन कैसे का छुड़ाएंगे हमारे इस बात से? गठबंधन का वहां अधिकृत प्रत्याशी शिवसेना का प्रत्याशी हमारा अधिकृत प्रत्याशी है। हाँ। हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो शरद पवार उनके विमान में दाऊद इब्राहिम के लोग चलते थे, ऐसा अर्जुन सिंह कहते थे, कांग्रेस के नेता बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क पर कहते थे। वो शरद पवार के लोग जो हैं दाऊद इब्राहिम पे चिंतित हैं, अभी अच्छी बात है। कम से कम और जब वो जेल में थे नवाब मलिक, तब उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे, वो जेल में रहते हुए मंत्री थे। और एक हमारी ईमानदारी है कि हम उनके विरोध में हैं तो हैं और रहेंगे जब अरे तक अपने उनको- सहयोगी को समझा नहीं हम पा रहे हैं, आप जनता को क्या बिल्कुल हम उनके समझाएंगे? विरोध में हैं। हाँ। एक मिनट, विरोध में है। मैं एक लाइन में बोल दूं? बोलिए बोलिए। खुलकर विरोध में ये इनसे इनका- बोलिए, ये उद्धव ठाकरे की निंदा कर एक सकते मिनट, हैं। एक मिनट। जेल में रहकर अरे उस भाई, दाऊद फिर- इब्राहिम के आदमी को, फिर- जिसको आज दाऊद इब्राहिम का अब आदमी ये जान भी कहेंगे, दीजिए, उसको शाब्दिक जेल में दंगे रहते बंद हुए करिए। मंत्री बनाने के कुकर शाब्दिक ऊपर माफी दंगे बंद मांगेंगे। करिए। बोलिए। देखिए ऐसा है, ये इनका खुलेआम दोगलापन है। एक गाली ये है खुलेआम- दोगला, हाँ? एक मिनट फिर मैं ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करूंगा। अपशब्द नहीं है, दोगला दोगलापन गाली अपशब्द है, है क्या? दोगला गाली अपशब्द है। अच्छा चलिए, छोड़ ठीक है, दो, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो, नहीं छोड़ बोलता दूंगा। हूँ। अच्छा छोड़ दो, नहीं नहीं, बोलता क्षमा हूँ। मांगनी चाहिए गाली अच्छा देने मैं पर। एक मिनट, ये आपके घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हो उसके लिए भाई? जिसको आप दाऊद ये वो हम तो क्यों आज भी उसके खिलाफ हैं। अजीत पवार को आप बोल सकते हैं, अजीत पवार को कह सकते हैं कि हम अपना अलायंस तोड़ेंगे। आप दाऊद के साथ घूमने वाले आदमी को जिसको कहते हो कि दाऊद के शरद साथ पवार के साथ बैठता भी तोड़ने है, में- दाऊद के साथ में मांडी से मांडी ये लगाकर शरद मराठी पवार में साथ कहा तोड़ने था कि वाले हैं। बैठता है, उस आदमी को आप वहां पर टिकट मिल शरद रही है और पवार आप के चुप साथ हो। तोड़ने वाले आप हैं। खाली इतना बोलते हो कि भाई हम इसका प्रचार नहीं करेंगे। ये घड़ियाली आंसू बंद करिए, जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता, ये शाहू फुले अंबेडकर की जनता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जनता है। ये अरे आपके सामने घड़ियाली आपकी आंसू तो बातों में आपके नहीं आने पास वाली, ही है ना, बेवकूफ साबरे बनने साहब। वाली नहीं है। अब घड़ियाली आंसू की बात हो रही है, उधर देखिए समाजवादी पार्टी से आप कितनी सीटें डिमांड करते हैं उत्तर प्रदेश में, वो जब आपसे यहाँ पर मांगते हैं तो फिर तुरंत आप लोग पलटी मार जाते हैं। कोई पलटी नहीं मारी। ये स्थिति तो दोनों तरफ बनी हुई है नहीं, ना। मैं करेक्ट करता हूं। हाँ, हमने कोई पलटी नहीं मारी है। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें क्लियर कट मिल चुकी हैं, वो 2 सीटें और है जिसके ऊपर चर्चा चल रही है। विड्रॉल की डेट 4 तारीख है। आपको भी समझ में आ जाएगा, जनता को भी समझ में आ जाएगा। हम महाविकास आघाड़ी के किसी भी हमारे घटक दल के साथ में किसी प्रकार का अखिलेश यादव जी अव्यवहार ने नहीं कहा है करेंगे, इतना मैं राजनीति आज में कह त्याग सकता हूं। के लिए कोई जगह नहीं होती है। वो सीधे आंखें दिखा रहे हैं आप लोगों को। यूपी में तो कांग्रेस पार्टी बड़ा उनके साइकिल पे सवार होकर सीटें जीत ले रही है, और महाराष्ट्र में जहां वो कमजोर और आप मजबूत स्थिति में है, वहां पर आप उनको जरा आंखें भी नहीं, दिखा रहे हम हैं। किसी भी हमारे साथी को कमजोर नहीं समझते। हमारा हर साथी जो है वो ताकतवर है। हमारा हर साथी जो है वो महायुति को हराने के लिए लगा है। इस देश के अंदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को नहीं मानता हो या गिराता हो या जिसके कार्यकाल में गिरती हो, इस देश के अंदर जो संविधान के लिए कहे कि हमारी 400 सीटें पार हो जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। इस देश के अंदर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये लोग काम करेंगे, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है, ये मेरा खुला आरोप है। अगर इस तरह की बात महाराष्ट्र में होगी तो महाराष्ट्र की जनता ने कैसे ना आरक्षण लोकसभा में विरोधी बख्शा है ना अभी बख्शेंगे। आरक्षण के खिलाफ क्या किया हाँ, उन्होंने? अब मैं बताता हूं। हाँ। देखिए आरक्षण के विरुद्ध सबसे पहले तो मैं इनके थोड़ा पूर्वजों का बता दूं। दीनदयाल पूर्वजों उपाध्याय पे जी जाएंगे की सर, टाइम हमारा खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आरक्षण के विरोध में कौन से काम इन्होंने किए हैं? आदत डाल दी ना रेयर मिरर में देखने की। तो हमारा प्रभाव उसके बहुत बाद ले में रहे हैं। एक मिनट उसके बाद में मोहन भागवत जी ने 2015 के अंदर मोहन कहा था भागवत कि जी पूर्वज आरक्षण नहीं की है समीक्षा भाई। होनी चाहिए। एक मिनट, मोहन भागवत जी पूर्वज हैं हमारे। एक मिनट पूर्वज हैं पूर्वज हमारे। मैंने दीनदयाल उपाध्याय कह दिया। पूर्वज मैं गोलवलकर भी कह देता हूं। दीनदयाल बस जी ने कब आरक्षण सुनिए, का विरोध किया? एक मिनट 2015 में मोहन भागवत जी ने खुलेआम कहा। 2017 में मनमोहन वैद्य जी ने खुलेआम कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए।
सीपी ठाकुर ने कहा 2018 में। इसके बाद में जयराम ठाकुर कहते हैं जो इनके मुख्यमंत्री थे। ये सब क्या हो रहा है? और फिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं अभी करते? राहुल गांधी जी ने भी जातिगत विदेश जनगणना में क्यों इसी नहीं तरह करते का अगर बयान दिया आरक्षण है विरोधी नहीं है तो? राहुल गांधी जी ने विदेश में जब उनसे ये सवाल आरक्षण को लेकर पूछा गया, नहीं तो उन्होंने यही कहा ना कि हाँ उसकी समीक्षा आगे आने वाले वक्त में जब सभी समान हो जाएंगे। इसी तरह का बयान राहुल गांधी की ओर से भी दिया गया, वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो आरक्षण पर तो दोनों ही तरफ के बड़े नेताओं राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मुद्दा नहीं बना सकती है। बोलिए ये प्रेम शुक्ला जी। संतों की भूमि, शूरवीरों की भूमि है। यहाँ पर कोई इनकी बातों में आकर के बेवकूफ बनने वाला नहीं है। राहुल गांधी जी की बातों को ये तोड़ मरोड़ करके बात करना चाहते हैं, उसे घुमा करके बात करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्टता से कहा कि आरक्षण हम हटाना चाहते हैं। नाना पटोले ने उसका समर्थन किया। राहुल गांधी के परम अलावा पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था। अब मेरी बारी है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था जब हमारे लोग संपन्न हो जाएंगे। हाँ तो मैं बोलता हूँ बाद में। बोलिए बोलिए बोलिए। ये बेचारे चूक रहे, करेक्शन कर रहा हूं। राहुल गांधी ने स्वयं कहा अमेरिका की धरती पर हम आरक्षण हटाना चाहते हैं। नाना पटोले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने उसका समर्थन किया। राजीव गांधी मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने पर लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबाए रखा। और जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि आप आरक्षण की व्यवस्था जो है ये योग्यता को दबाने वाली होगी। और हमारे जो है मोहन राव भागवत भाजपा के नेता नहीं है। हाँ, मनमोहन वैद्य भाजपा के नेता नहीं है, लेकिन नेहरू कांग्रेस के नेता थे। नेहरू फिर तू तड़ाक की भाषा ना प्रयोग करे, तू फिर तू तड़ाक की भाषा तुम्हारा नाराज मत होइए। एक दूसरे को बुरा ना लगे वैसे शब्द बोलेंगे। देखिए अब ज्यादा इतिहास के पन्नों को नहीं टटोलते हैं, क्योंकि उसके बाद कई चुनाव हो गए और जनता ने कई चुनावों में अलग अलग पार्टियों को मुहर भी लगाई है। लेकिन मेरा ये सवाल था, आपको लग रहा है किसान आरक्षण, पहलवान, महिला का ये जो मुद्दा आप लोगों ने हरियाणा में उठाया उसका असर महाराष्ट्र में भी पड़ेगा, या आपको लग रहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के मुद्दे अलग अलग होने वाले हैं? देखिए हरियाणा के मुद्दे अलग हैं और महाराष्ट्र के मुद्दे अलग हैं। हरियाणा का साइज अलग था, 90 सीटें थी, यहां 288 सीटें हैं। यहां पर मुद्दे निश्चित रूप से महंगाई है, बेरोजगारी है, महायुति की महाझूठ सरकार जो है वो है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां पर किस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर मैं बोलूंगा तो 30 मिनट यहां पर उसी पे चर्चा हो सकती है। भ्रष्टाचार के ऊपर इनके पास में कोई उत्तर नहीं है। इन्होंने एक मिनट महिलाओं की बात ये करते हैं जो डॉक्टर जयश्री थोराट, एक मिनट मैं आपको समय देता हूं। जयश्री थोराट, उसके बारे में इनके नेता इतना बुरा अपशब्द पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं ये लोग? ये इनका महिला का आरक्षण है या ये इनकी महिला का संरक्षण है? तो इनका जितने भी वादे हैं वो तमाम सारे झूठे वादे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये महायुति नहीं, महाझूठी सरकार। भ्रष्टाचार पर सुन लीजिए। कोरोना के काल में खिचड़ी में घोटाला कर दिया। 300 ग्राम खिचड़ी देनी थी, 100 ग्राम खिचड़ी दी, और उसमें जो है सुजीत पाटेकर नाम का उद्धव ठाकरे का करीबी गिरफ्तार है, आज तक जेल में है। ये इनका खिचड़ी घोटाला है, बेड का घोटाला। ये उसमें घोटाला किया 100 करोड़ रुपए जो है वसूली करने के लिए गृह मंत्री जो है वो आधिकारिक तौर पर कमिश्नर को कहता है। ये पहली सरकार है कि गृह मंत्री गिरफ्तार, कमिश्नर फरार, ऐसी वाली इनकी स्थिति थी। और सबसे बड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ खास मेहमान आ चुके हैं। नरेश महस्के जी का स्वागत कर लीजिए जोरदार तालियों के साथ। ठाणे से आप सांसद हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर से कुर्सी खाली भी थी तो लोग यही सवाल पूछ रहे थे कि उस कुर्सी पर कौन बैठेगा। कुर्सी की ये जो लड़ाई है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। क्या इस बार के चुनाव में सांसद साहब असली और नकली शिवसेना का फैसला जनता की ओर से कर दिया जाएगा? ये देखो, जनता ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है असली शिवसेना किसकी है। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के विचार। बाळासाहेब ठाकरे जी ने कहा था, अगर मुझे ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस से आघाड़ी करने लगी तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। हिंदुत्व का विचार इन्होंने छोड़ दिया। शिवसेना मीन्स क्या है? हिंदुत्व की एक पार्टी थी। कांग्रेस के साथ जब ये लोग बैठे, शिवसेना प्रमुख को हिंदू हृदय सम्राट बोलने के लिए भी ये लोग डर रहे थे। स्वतंत्रवीर सावरकर जी का जो तत्व है उससे ये शिवसेना बनी थी। अभी राहुल गांधी
स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं और हमारे युवराज वहां उनके साथ में जाके बैठ रहे हैं, वो संजय राउत उनको मिठी मार रहा है, तो कहां गई शिवसेना? अभी ये दादर शिवसेना का गढ़ है, वहां दादर में भी शिवसेना पीछे थी, ये उद्धव ठाकरे वाली यूबीटी वाली, और शिवसेना आगे थी। थाना जहां से शिवसेना बन गई, पहला जो विजय है वो थाना ने दिया था शिवसेना का, पहली नगरपालिका थाना ने दी, वो थाना में देखो हम लोग जीत गए। तो असली शिवसेना के हकदार तो हम हैं, पूरी लेकिन पार्टी अभी जो हमारे साथ लोकसभा में है। चुनाव संपन्न हुए हैं, ये अलग बात है कि आपने अपने इलाके से बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा के जो चुनाव रहे वो महायुति के लिए अच्छे संकेत तो नहीं किए। ये देखो, तो फिर विधानसभा में बाजी कैसे पलटेंगे आप लोग? देखो एक फेथ नैरेटिव बाहर घुमा दिया और एक विशिष्ट समाज मुल्ला मौलवियों का हाथ में लेके उनको लाखों रुपए बांट के और मस्जिदों में जाके इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, महायुति को वोट मत दो, समाज के खिलाफ है, ऐसी घोषणा कर दी। और सिर्फ समझो 6 विधानसभा है, यहाँ का लोकसभा का जो एरिया है वो एक 6 विधानसभा है, उसमें 4 या 5 विधानसभा में हम लोग आगे थे, लेकिन एक ऐसी विधानसभा है जिसमें एक विशिष्ट समाज के लोग रहते हैं, उनके पूरा जो लीड है वो उसमें वो 5 विधानसभा का लीड काट दिया। इसी तरह का एक फेथ नैरेटिव समाज में फैला दिया और इसके वजह से ये महाविकास आघाड़ी को ज्यादा सीट मिली। जो मार्जिन है वो बहुत कम का मार्जिन है। ठीक है, एक सवाल मैं और ले लेती हूँ सापरा साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मुल्ला मौलवियों को इन लोगों ने समझा दिया और फिर वोट एक तरफा अपने पक्ष में गिरा लिया। आप लोगों को क्या मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए? देखो, हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए ऐसे नहीं है, हाँ, उनके भी वोट चाहिए। ये चुनाव में हम लोग खड़े हैं, हम लोग थोड़े बोलते हैं कि इसका वोट नहीं चाहिए उसके वोट ले, लेकिन जो बाला साहेब ठाकरे जी ने बोला था कि राष्ट्रवादी विचारसरणी के जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जीत जाएगा और यहाँ महाराष्ट्र में या हिंदुस्तान में ये फटाके फोड़ेंगे, वो मुस्लिम हमें नहीं चाहिए, नहीं वोट देंगे तो भी हमें चलेगा, वैसे टाइप के मुसलमान। लेकिन इस्लाम खतरे में ये लोग चुन के आएंगे तो इस्लाम खतरे में होंगे, धर्म के खिलाफ है। इसी तरह का मुल्ला मौलवियों को पकड़ के एक फेक नैरेटिव, एक अलग तरीका का मैसेज लोगों में फैलाया दिया। सरकार के साथ ही साथ विपक्ष का ये दायित्व है। जब मैं यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रही हूँ, कल ही हमने एबीपी न्यूज पर खबर चलाई कि मुंबई के एक सोसाइटी में हिंदू मुसलमान हो गए, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं को बिजली की जो लाइट्स होती हैं उसको जलाने से मना कर दिया, और उसके ठीक पहले जब मुस्लिमों का त्योहार था तो उस समय वो लोग कुछ करना चाहते थे, बकरी लेकर आए थे, हिंदुओं ने उसका विरोध किया था। तो ये जो बिल्कुल शार्प कट है हिंदू मुसलमान वाली जो पॉलिटिक्स चल रही है वो तो प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है ना। अब अगर एक सोसाइटी में जहां पर पढ़े लिखे बड़े तबके के लोग रहते हैं वहां पर हिंदू मुसलमान होने लगे तो क्या ये दिक्कत पैदा नहीं करेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए या आम लोगों के लिए? देखो, हम लोगों ने इसी तरह की राजनीति नहीं कर रहे। आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक का जो मंत्रालय है उसमें हम लोगों ने अभी तक, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूबीटी के साथ हम लोग भी उसमें थे, लेकिन तभी सिर्फ 50 करोड़ का निधि आवंटित किया था, लेकिन अब हम लोगों ने 500 करोड़ का निधि आवंटित किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ है। मदरसा को जो कई अनुदान देते हैं वो भी हम लोगों ने बढ़ाया है। अब ये लाडली बहन ये योजना हम लोगों ने शुरू की, तब एक मैसेज था कि 2 लड़के हैं उनको ही दो, 2 बीबी रहेंगी तो उनको मत दो, इसी तरह का एक विचार आया था, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। हम लोग सब हमारे हैं, गेम हमारी चेंजर साबित जनता। होगी लाडली बहना योजना। आप देखो महाराष्ट्र में क्या वातावरण है। आज मैंने सुना वो नाना पटोले जी बोल रहे थे कि हम लोग 2000 रुपए देंगे। जो लोग ये योजना बंद करने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में लोग भेजे हैं, वो लोग आज लाडली बहन का पैसा हम बढ़ाएंगे इसी तरह का लोगों को आश्वासन दे रहा है। बोलिए साहब, वो बता रहे हैं आप लोग भी कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कोई कॉपी नहीं कर रहा और कोई लाडली बहना योजना के खिलाफ भी नहीं है। मैं बता दूं, लाडली बहना की बात अभी मुझे तो इनका स्वागत करना चाहिए, कि माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने ये योजना शुरू की, उसका उन्होंने स्वागत किया 1 by 1 ना। अरे मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। तो बीच में मत करिए ना, अभिनंदन कर रहा हूँ। सुन लेते हैं सर, बोलिए। देखिए, ऐसा है, लाडली बहना की बात तो आप कर रहे हैं, वो जरा जयश्री थोराट के बारे में क्या बोला है वहां पर वो मालूम है?
उसके ऊपर एक्शन क्या ले रहे हैं मालूम है? ये तो ये देखो, जाने दो, ये मैं इसके देखो, पहले बोल चुका हूं, फिर रिपीट हो जाएगा वो सारी सभी चीजें। 5 देखिए, सवाल उंगलियां ये- रहती है। सवाल ये है, मस्के साहब आप अभी आए, लाडली बहना पे बहुत चर्चा हो गया। सवाल ये है, ये कहते हैं कि हम मतलब शिवसेना जो है कांग्रेस पार्टी के साथ में बैठी थी, इसलिए इन्होंने ये तोड़ा है और छोड़ा है। 2.5 साल तक सोए थे क्या आप जब सरकार में थे? तब सत्ता की मलाई चाटने के लिए सब बैठे थे। एक चीज। दूसरी चीज, अब इनकी पार्टी में बचा क्या है? 15 से ज्यादा उम्मीदवार तो ये भारतीय जनता पार्टी से उधार पे ले रहे हैं। मूर्जी पटेल को उधार पे लिया, शायना एनसी को उधार पे लिया, राजेंद्र गावित को उधार पे लिया, भरोसे का एक उम्मीदवार है उसको उधार पे लिया। 15 उम्मीदवार शिंदे सेना ने भारतीय जनता पार्टी से उधार पर लेकर के ये खड़ा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हमारी सेना बहुत मजबूत है, हमारी सेना असली है। अरे भाई असली है तो आपको मिलिंद देओरा को क्यों लेना पड़ रहा है? इस बात का बोलिए, जवाब हाँ। मैं ये देता बताओ हूं। ना। आपको उधार इस क्यों बात लेना का पड़ रहा है कैंडिडेट? इस बात का जवाब मैं देता हूं कि जी। जिनके नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, नाना पटोले जी, वो कहां थे? सांसद करके कहां से चुन के आए थे? नाना वो बीजेपी पटोले- में थे। नाना पटोले अरे पहले बीजेपी कांग्रेस में थे, भूल गए क्या? कांग्रेस पार्टी के BJP 99 में विधायक थे। अरे कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस छोड़ के 99 में बीजेपी में विधायक गए। थे। आप इतिहास भाई, देखो, आमदार कांग्रेस थे, छोड़ के बीजेपी में गए। अरे इतिहास और मेरे बाद से में ज्यादा आप नहीं जानते वापस कांग्रेस में आए। 38 साल हो आपके गए पास कांग्रेस कोई पार्टी में। नाना पुराना पटोले 99 के अंदर अरे कांग्रेस पार्टी नाना के विधायक पटोले थे, का आमदार थे। इतिहास वेडेट्टीवार, ये आपको याद होना चाहिए। वेडेट्टीवार कहाँ थे? वेडेट्टीवार कहाँ थे? वो शिवसेना में थे। नारायण राणे के साथ शिवसेना छोड़ दी और बाद में कांग्रेस में आए। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात? अच्छा, ये वेडेट्टीवार, तो नाना बताओ, उधार पटोले। पे क्यों लेने पड़े? ये अपना इतिहास देखो, अरे कांग्रेस भाई, का इतिहास आप- देखो। आपका संगठन अरे तो शरद पवार जी के साथ अभी भाई, इनकी आपका- आघाड़ी है। आपका ये कांग्रेस संगठन- छोड़ के गए थे। सोनिया गांधी संगठन के सशक्त नेतृत्व के है। खिलाफ कांग्रेस छोड़ के गए थे, अब वो आ रहे आपके साथ में है। मस्के साहब, अरे देखो, एक इतिहास छोटी बात, देखो। छोटी बात, हिस्ट्री देखो, एक हिस्ट्री छोटी देखो बात आप। मुझे बताओ, आप हिस्ट्री देखो। नहीं, उधार पे क्यों लेने पड़े? अरे खाली इतना आपने बताओ क्या ना। किया? 15 आपने क्या किया? अरे एक दो ये माने, देखो, एक दो मान लिए। हमारी महायुति है। अरे ये आपके हमारी संगठन में फोड़ महायुति फाड़ हो है। जाएगी। आप- जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी है ना, ये 15 कल को साइड हो जाएंगे, ये बोल रहा हूं अभी चेतावनी अरे दे रहा हूं। छोड़ दो ये बातें। शिंदे सेना भी तोड़ देंगे। उनकी छोड़ बात दो हो ये जाती है। बातें। हाँ। ये बातें छोड़ दो। ये कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार का अभी एक सब्जेक्ट निकला, मैं लेट आया। जो आपको मालूम है, मैं ये थाना का मेयर था। सत्ता आपकी, कोविड के भ्रष्टाचार समय हमारा। मैं थाना में मेयर था। थाने जो में भी बॉडी बैग- सत्ता आपकी, भ्रष्टाचार जो हमारा। बॉडी बैग 350 रुपए में हम लोगों ने ली। जी। हमारे थाना कॉर्पोरेशन ने 350 में वो जो बॉडी बैग, जो मृत बॉडी के ऊपर जो कवर डालते हैं, हम लोगों ने 350 में ली। वही कंपनी की बैग, वही बॉडी बैग बंबई कॉर्पोरेशन में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के जो मेयर है, उन्होंने 7,500 रुपए में ली। इसका अभी ये पुरावा है हमारे पास। ठीक है, अरे कार्यक्रम पैसा हमारे खाने का आखिरी तो हिस्से कहां में से है। पैसा खाने कार्यक्रम का? आखिरी चरण में है। जल्दी जल्दी एक लाइन में जवाब चाहूंगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर आप लोगों की सरकार आ जाती है? ये तो देखो, अजित पवार ने हाँ, भी अपने बताता हूं। सपनों को पंख देना शुरू कर दिया है। ये देखो, इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। आपको जो चाहते हैं, आपके मन में है, वो उत्तर मैं दूंगा। मैं मेरे मन में क्या है शिवसेना- आपको कैसे पता चलेगा सर? मेरे से क्या जवाब चाहिए आपको? जी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मैं- आपकी सरकार आती है तो? मैं बताता हूं, जी। मैं बताता हूं। मैं शिवसेना पार्टी से बिलोंग करता हूं। मैं उसका सांसद हूं और मैं एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूं। मेरा नेता एकनाथ शिंदे साहब है, तो मुझे लगता है मेरा नेता ही मुख्यमंत्री बने। प्रेम शुक्ला ये जी। मुझे लगता है। वो मैं जिसको आपको भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। निश्चित है, भाजपा तय ये करेगी। लो, अभी तय कर लो। हाँ ना, भाजपा तय करेगी, भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया है। क्या मेरा बात कर रहे नेता हैं? एकनाथ शिंदे साहब है। मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री बने। ये गजब है, आप बता दें अब। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जिस तरह से होता है, महाविकास आघाड़ी के जितने विधायक चुन करके आएंगे, जितने आमदार चुन करके आएंगे, वो तय करेंगे। और तीनों पार्टी की जो हमारी हाईकमांड है, नेता लोग हैं, केंद्रीय नेतृत्व, वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री तो होगा। उद्धव ठाकरे ये तुम्हारा सीधी बात नेता है क्या नहीं? ये अभी आपके शो पे उद्धव अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे को उद्धव बनाएंगे कि ठाकरे नहीं? आपका अजीत नेता है पवार क्या भी नहीं? यही बोल के गए। हाँ। अजीत उद्धव पवार ठाकरे साहब भी यही आदित्य बोल के ठाकरे। गए। उद्धव ठाकरे अरे बनेंगे नहीं आदित्य बनेंगे? अजीत पवार साहब ये नहीं बोल के गए कि उद्धव एकनाथ शिंदे ठाकरे, बनेंगे। आदित्य ठाकरे आपका अजीत नेता है। पवार ये नहीं बोल के गए कि अरे एकनाथ आप तो शिंदे बताएं। बनेंगे। ठीक है, उन्होंने वक्त भी में यही इतने कहा की कि इजाजत बाद में देता तय है। होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। विचित्र स्थिति है इन तीनों ही पार्टियों की, इसी वजह से इस मुद्दे को रहने देते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में ये इस स्थिति में ही नहीं है कि ये बता पाए
कि अगर इनकी सरकार बनेगी तो कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। लेकिन आगे किस मुद्दे पर होंगे चुनाव, लगातार इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।